हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे कोर्स 4 का यूनिट 4 का पार्ट 2। हम पार्ट 1 में काफ़ी सारी सब यूनिट्स कर चुके हैं, तो वो आप पहले पार्ट 1 देख लो, देन हम पार्ट 2 देखना, ठीक है। तो इसमें हम करने वाले हैं यूनिट 4 में 4.1 मैं करवा चुकी हूँ, 4.2 करवा चुकी हूँ और 4.3 भी करवा चुकी हूँ। तो आज हमको शुरू करना है 4.4 से। 4.4 का नाम है इंटेलिजेंस। इसमें हम इसकी डेफिनेशन, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आईक्यू देखेंगे एंड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसको भी पढ़ेंगे। पहला आता है इंटेलिजेंस की डेफिनेशन। भाई इंटेलिजेंस होता क्या है? तो इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू लर्न। इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि हम सीखते हैं, हमारी सीखने की एबिलिटी को, हमारी सीखने की पावर को हम बोलते हैं इंटेलिजेंस। The ability to learn, understand, and apply knowledge to solve problems, adapt to new situations, and think critically encompasses cognitive, emotional, and social skills. तो इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि हम लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, नई नई सिचुएशंस को अडेप्ट कर सकते हैं, क्रिटिकली थिंक कर सकते हैं और हम कॉग्निटिवली, इमोशनली या फिर हमारी जो सोशल स्किल्स है वो भी डेवलप होती हैं। नेक्स्ट आता है IQ। IQ का मतलब क्या होता है? IQ होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चंट। इंटेलिजेंस क्वेश्चंट ये एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है जिसपे हम इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं, हम माप सकते हैं कि कौन कितना इंटेलिजेंट है। दैट इज इंटेलिजेंस क्वेश्चंट। आपको इसकी फुल फॉर्म आ सकती है IQ की 1 मार्क्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो IQ क्या है? एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजरिंग एक क्राइटेरिया होता है जिसमें हम कॉग्निटिव एबिलिटी को मेजर कर सकते हैं, उसकी इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं पीयर से, यानी कि दूसरों से। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग IQ ट्रेडिशनली इज IQ इक्वल्स टू मेंटल एज एंड अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि आप मेंटल एज को डिवाइड कर दो क्रॉनिकल एज से एंड देन दोनों के फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब ये मेंटल एज क्या होता है, क्रॉनिकल एज क्या होता है? मेंटल एज होता है कि आपकी कॉग्निटिव लेवल क्या है, आपका माइंड का फंक्शनिंग लेवल क्या है, आप किस एज की तरह सोचते हो, ठीक है। द एज लेवल एट विच एन इंडिविजुअल फंक्शनिंग कॉग्निटिवली मीन्स उसके सोच विचारों से, उसके अंडरस्टैंडिंग से उसका लेवल क्या है, दैट इज योर मेंटल एज, ठीक है। क्रॉनिकल एज क्या होता है? द एक्चुअल एज ऑफ एन इंडिविजुअल इन ईयर्स। तो ये हमारी एक्चुअल एज होती है। जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है, वो 22 साल का है, उसको 22 साल की एज हो गई है, ठीक है। तो 22 साल क्या है? उसकी क्रॉनिकल एज है, लेकिन वो भी बिहेव कर रहा है एक 10-12 साल के बच्चे की तरह, ठीक है। तो ये क्या है? उसकी मेंटल एज है, मीन्स उसकी कॉग्निटिव एज क्या है? 10-12 साल या 12 साल लगा लो, ठीक है। और उसकी नॉर्मल एज क्या है? क्रॉनिकल एज क्या है? 22। तो ये क्या है? तो हम ऊपर किसको रखेंगे? देयर मेंटल एज। आप 12 को ऊपर रखो, उसके नीचे आप 22 रखो, दैट इज मेंटल अपॉन क्रॉनिकल, ठीक है। और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये आ जाएगा उसका IQ लेवल। तो ये फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। मेंटल एज मीन्स उसके माइंड से उसकी कॉग्निटिव लेवल की एज क्या है, क्रॉनिकल एज वो एक्चुअल एज क्या है। तो ये था हमारा IQ की डेफिनेशन और IQ का फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब हार्वर्ड गार्डनर ने एक थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस पे। ये बहुत फेमस थ्योरी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये आ सकती है और इजी भी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी थ्योरी है। ओके, तो इट इज़ अ ट्रेडिशनल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस एज अ सिंगल फिक्स्ड मेजर। तो ये क्या है? एक इंटेलिजेंस का व्यू है कि आप इंटेलिजेंस को कैसे कैसे देख सकते हो। Gardner suggested the individual process of varieties of intelligence। जो गार्डनर ने क्या किया, गार्डनर ने हमको बहुत सारे इंटेलिजेंस के टाइप्स बताए, वैरायटी बताई, मीन्स बहुत सारे टाइप्स बताए, ईच रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट वेज ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग। और हर जो भी उसने बताया, टाइप्स बताए, वो सारे अलग अलग थे। तो फर्स्ट उसने क्या बताया
फर्स्ट उसने बताया लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है भाई? ये होती है, लिंग्विस्टिक से आप समझ रहे होगे, इट इज़ यूज्ड एज अ लैंग्वेज, जिसको लैंग्वेज इंटेलिजेंस हो, मीन्स जो भाषा इजीली सीख लेता हो, इजीली बोल लेता हो, एक्सप्रेस कर लेता हो, समझ लेता हो। यानी कि जैसे हमारे राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, लॉयर्स हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं, ये इजीली लैंग्वेज समझ जाते हैं, इजीली कैच कर लेते हैं चीज़ों को। तो दैट इज़ द एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज इफेक्टिवली फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि अपनी बात किसी को बहुत अच्छे से कहना, किसी को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना, किसी की बात अच्छे से बहुत अच्छे से समझना, दैट इज़ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जैसे हमारे राइटर्स, पोइट्स, लॉयर्स एंड पब्लिक स्पीकर्स करते हैं। नेक्स्ट इज लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या है? इसके नाम से आपको समझ आ रहा होगा, इसमें मैथ्स वर्ड आ रहा है, यानी कि इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ होगा, आप मैथ्स की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्या है? मैथ्स में इंटेलिजेंस होना। ठीक है, द कैपेसिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम लॉजिकली, ये कैपेसिटी है जिसमें आप लॉजिकली प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकते हो, परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथ्स को बहुत ईजीली, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, एंड इन्वेस्टिगेट इशूज साइंटिफिकली, और साइंटिफिकली उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन आता है? मैथमेटिशियंस आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, लॉजिशियंस आते हैं। टिपिकली डेमोन्स्ट्रेट द हाई लेवल ऑफ हिज इंटेलिजेंस, तो इसमें उनका हाई लेवल दिखता है। नेक्स्ट इज, तो हम दो पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, सेकंड इज लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, आप नाम से समझ जाओगे। नेक्स्ट इज स्पेचुअल इंटेलिजेंस। स्पेचुअल इंटेलिजेंस क्या होता है? द एबिलिटी टू विजुअलाइज, ये एक एबिलिटी होती है कि आप विजुअलाइज करो, मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट्स इन 3D स्पेस। आप इट इज़ रिलेटेड टू द स्पेस, कि आप अपने स्पेस को कैसे यूज़ कर रहे हो, कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे विजुअलाइज कर रहे हो, दैट इज़। इसमें कौन कौन आता है? इसमें आते हैं हमारे आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट, इंजीनियर्स। क्यों? क्योंकि उनका जो स्पेचुअल इंटेलिजेंस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। आजकल हम घर बनवाते हैं, हम मैपिंग कराते हैं, ठीक है, हम अपना मैप बनवाते हैं, पूरा स्केच बनवाते हैं, यहाँ ये चीज़, यहाँ किचन या बेडरूम, ऐसे। तो दैट इज़ आर्किटेक्ट, मीन्स उनका जो स्पेचुअल थिंकिंग है, स्पेचुअल इंटेलिजेंस है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होता है? मीन्स इंटेलिजेंस रिलेटेड टू द म्यूजिक। they have capability to understand, create and appreciate musical forms, rhythms and pattern. उनके अंदर कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो अच्छे से म्यूज़िक को फॉर्म कर सकते हैं, उसके रिदम बना सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। इसमें एग्जांपल आता है म्यूजिशियंस का, कंपोजर्स का, म्यूज़िक क्रिटिक्स का। ठीक है, तो जो म्यूज़िक फील्ड में बहुत अच्छा होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो उसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है क्रिएट करने की, अंडरस्टैंड करने की, तो वो आते हैं म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट होता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या होता है? द स्किल in using one's body and express ideas, feelings and create and manipulate things. इसमें क्या होता है? माइंड और बॉडी का साथ में वर्क करना, जैसे डांसर्स, एथलीट्स, सर्जन, ये सब क्या है? ये अपने माइंड और बॉडी का साथ में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। उनको बॉडीली वो काइनेस्थेटिक, यानी कि अपनी बॉडी से बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं, दैट इज़ बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटरपर्सनल होता है दूसरों से, ठीक है, कैसे? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और इंटरैक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स। ये एक एबिलिटी होती है कि आप दूसरों से बहुत अच्छे से इंटरैक्ट कर लेते हो, बहुत जल्दी इंटरैक्ट कर लेते हो। रिकॉग्नाइज देयर मोटिवेशन, उनका मोटिवेशन पहचान लेते हो, डिज़ायर्स पहचान लेते हो, फीलिंग्स पहचान लेते हो, यानी कि दूसरों को दूसरों को अच्छे से समझ पाते हो, दैट इज़ इंटेलिजेंस। कोई कोई ऐसा होता है शक्ल देख के बता देता है ये इंसान कैसा है ना, उसके बोलने के तरीके से, ठीक है, उसकी आँखों से, ऐसे पहचानना एक दूसरे को। जैसे टीचर होती है, टीचर को पता चल जाता है कौन सा स्टूडेंट होमवर्क करके आया है, कौन सा नहीं करके आया है, वो शक्ल देख के बता देती है। ऐसे ही सोशल वर्कर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। एक वर्ड होता है इंटर, इंटर का मतलब होता है दूसरों से, और एक होता है इंट्रा, इंट्रा मीन्स अपने आप से। Do the capacity of self-awareness and self-reflection, अंडरस्टैंडिंग वंस ओन इमोशन, मोटिवेशन एंड थॉट्स। ये वो कैपेसिटी होती है जिसमें आप अपने आप को जानते हो, अपने आप को, अपने इमोशंस को पहचानते हो, अपने मोटिवेशंस, अपने थॉट्स को पहचानते हो, जानते हो। ये होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, ठीक है, तो ये सारे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में आते हैं। नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक नेचुरलिस्ट
नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है? इट इज़ एबिलिटी टू ऑब्जर्व, एप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड नेचुरल वर्ल्ड। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं और समझते हैं हमारे नेचुरल वर्ल्ड को, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड इकोसिस्टम। इसमें हमारा प्लांट्स, एनिमल्स, इकोसिस्टम, पूरी बायोडाइवर्सिटी आती है। एग्जाम्पल जिसमें बायोलॉजिस्ट आते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट आते हैं, फार्मर्स आते हैं, तो इस टाइप के इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। एक टाइप और होता है, एक होता है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? ये 9th टाइप है, आप इसको भी लिख लेना। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में आता है कि एक ऐसी थिंकिंग होना किसी की बर्थ से रिलेटेड, किसी की डेथ से रिलेटेड, मीन्स बायंड द लाइफ के बाद वाली थिंकिंग। जैसे हमारे संत महात्मा होते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वो बहुत डीप थिंकिंग करते हैं, ठीक है, तो वो होती है एग्जिस्टेंशियल थिंकिंग। तो हमारी 4.4 खत्म होती है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारी यूनिट है 4.5। 4.5 का नाम है मोटिवेशन, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन। तो हमको पहले मोटिवेशन के बारे में पढ़ना है, फिर हमको इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में पढ़ना है, फिर एक्सट्रिंसिक के बारे में, फिर हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन इज अ इंटरनल ड्राइव that compels individuals to act towards the achieving goal। ये क्या है? मोटिवेशन एक ऐसी हमारे अंदर स्पिरिट है, हमारे अंदर इंटरनल ड्राइव है जिससे कि हम अपने गोल तक जाने की बहुत चाह रखते हैं, ठीक है। जैसे मेरा कोई गोल है, ठीक है, मुझे एक अच्छा स्पेशल एजुकेटर बनना है, तो ये मेरा गोल है, ठीक है। अब उसके लिए मेरे पास मोटिवेशन आना मीन्स कोई ऐसी फीलिंग होना जिससे मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँ, दैट इज़ मोटिवेशन। मैं अच्छा काम करूँगी, मुझे अच्छी अचीवमेंट मिलेगी, मैं पढ़ूंगी, मुझे अच्छे से मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, तो दैट इज़ मोटिवेशन। मीन्स मैं अपने गोल की तरफ जा रही हूँ विद एन मोटिवेशन, विद अ गुड मोटिवेशन। इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। परसिस्टेंस एंड एफर्ट्स प्लेइंग क्रूशियल रोल इन लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट। तो इसमें रोल किसका होता है? बिहेवियर का, हाउ आई बिहेव टूवर्ड्स माई गोल, परसिस्टेंस का एंड एफर्ट्स का। ओके, तो फर्स्ट आता है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन और सेकेंड है हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू एंगेजिंग इन एक्टिविटीज ऑफ देयर ओन इनहेरेंट सेटिस्फेक्शन और इंजॉयमेंट रेदर देन एन एक्सटर्नल रिवॉर्ड। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जो हमें अपने अंदर से सेटिस्फेक्शन देता है। मीन्स मुझे बनना है, मुझे किसी और के लिए नहीं बनना है, मुझे खुद के लिए कुछ बनना है, ठीक है, दैट इज इंट्रिंसिक। जो हमारे अंदर से जो फीलिंग होती है उसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो हमारे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होती है, सेल्फ इंजॉयमेंट के लिए होती है, रादर देन द एक्सटर्नल रिवॉर्ड, वो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी ऑन रिवॉर्ड अवॉइडिंग द नेगेटिव आउटकम्स। ये ऐसी मोटिवेशन होती है जिसमें हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, मुझे तो ये करना ही है ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें हम कुछ अर्न करने की सोचते हैं, ठीक है, हम अपने नेगेटिव आउटकम्स को अवॉइड करते हैं। तो मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ एन इंडिविजुअल, वो मोटिवेशन जो बाहर से आ रहा है, दैट इज एक्सट्रिंसिक। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? जैसे जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, दैट इज इंटरनल। जो एक्सट्रिंसिक होता है वो हमारे एक्सटर्नल सोर्स से आता है, जैसे रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, ठीक है। इंट्रिंसिक में डीप एंड इंड्योर रहते हैं, यानी कि हमारा जो एंगेजमेंट है वो खुद से रहेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पे फोकस करेंगे, ठीक है। एक्सट्रिंसिक में होगा ऑफन सुपरफिशियल और टेम्पररी। तो एक्सट्रिंसिक या तो ये सुपरफिशियल होता है और टेम्पररी होता है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या है? लर्निंग फॉर प्लेजर, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, परस्यूइंग योर हॉबी, आपको आपकी हॉबी है ये चीज़ करना, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। स्टडिंग फॉर अ ग्रेड के लिए या फिर काम, पैसों के लिए काम करना, दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इम्पैक्ट ऑन लर्निंग, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का क्या इम्पैक्ट होता है लर्निंग पे? इससे आप क्रिएटिव बनते हो, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट होती है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या इम्पैक्ट है? इट एनहेंस द परफॉर्मेंस, में हिंडर द डीप लर्निंग। हाँ, इसमें आप काम कर लेते हो, आपको थोड़ा बहुत ही अफेक्ट होता है, मीन्स थोड़ी बहुत ही चीज़ें आती हैं, ज़्यादा आप डीप लर्निंग नहीं कर पाते हो। अब आते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट मोटिवेशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं? तो पहले तो हम ऊपर दो पढ़ ही चुके हैं, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स हमारी पर्सनल डिज़ायर्स, ठीक है,
the internal desires to engage in an activity or a personal satisfaction, interest or enjoyment which can lead greater persistence and engagement. तो हमारा अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन अच्छा है तो और अच्छे से और जल्दी अपनी हमको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, हम अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन का भी रोल होता है, इट इन्फ्लुएंस द एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, हमको एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं, जैसे कोई प्रेज प्राइज या ग्रेड्स मिल रहे हैं, ठीक है। डिज़ायर टू अवॉइड नेगेटिव आउटकम्स, में हम अपने नेगेटिव आउटकम्स को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट गोल सेटिंग, गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम गोल सेट करेंगे तभी तो हम मोटिवेट हो पाएंगे, उस गोल पे तो आपको फोकस करना है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक अचीवेबल एंड अ मीनिंगफुल गोल, यानी कि मोटिवेशन के लिए हमारे पास एक गोल होना चाहिए। जैसे मेरा गोल क्या है, एक स्पेशल एजुकेटर बनना, तो मुझे उस गोल पे ध्यान रखना है। वो गोल क्या है, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, ठीक है। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड अ पर्पस, वो गोल मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, मुझे पर्पस प्रोवाइड करेगा और मेरे मोटिवेशन को बूस्ट करेगा, ठीक है। मीन मुझे वहाँ जाना है, मुझे स्पेशल एजुकेटर बनना है, ऐसे। सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ एफिशिएंसी क्या होता है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आपकी एबिलिटीज़, आपको हर टास्क में सक्सीड करना है, ठीक है। अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, सेल्फ एस्टीम रहना है, इससे हमारा मोटिवेशन इंक्रीज होएगा, अपने आप में बिलीव रखना है। नेक्स्ट इज सोशल एंड इन्वायरमेंट फैक्टर्स, कुछ सोशल एंड इन्वायरमेंट फैक्टर्स होते हैं विच द इम्पैक्ट ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द रिलेशनशिप्स, peers, teacher and overall classroom atmosphere which can either enhance or hinder the motivation। तो हमारे सोसाइटी, हमारा जो peer है, हमारे जो आसपास के लोग हैं, ये भी बहुत अफेक्ट करते हैं मोटिवेशन को। कुछ अच्छे लोग होंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, हमारे peers, हमारी फ्रेंडशिप अच्छी होगी, हमारे टीचर अच्छे होंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। यही अगर हमारे टीचर अच्छे नहीं होंगे, हमें डीमोटिवेट करेंगे, या फिर हमारे फ्रेंड्स, हमारा ग्रुप सर्कल अच्छा नहीं होगा तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, हम अपने गोल को अचीव करने में अपना उतना 100% नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट, थैंक यू। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने हमारी 4.1 पढ़ी, 4.1 सॉरी 4.4 पढ़ी, 4.1 तो हम पहले कर चुके हैं, 4.4 पढ़ी सॉरी 4.4 पढ़ी, उसमें हमने इंटेलिजेंस पढ़ा, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा, हमने हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पढ़ी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के 9 टाइप पढ़े। नेक्स्ट हमने 4.5 में मोटिवेशन के बारे में पढ़ा, मोटिवेशन में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बारे में पढ़ा, उनका डिफरेंस देखा, कंपैरिजन देखा। फिर हमने मोटिवेशन के कुछ फैक्टर्स देखे, कौन कौन उसको अफेक्ट करता है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, गोल सेटिंग, सेल्फ एफिशिएंसी एंड सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमारी पूरी 4 यूनिट भी ख़त्म होती है।